नमस्कार। हम संविधान सभा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत कल हमने कैबिनेट मिशन प्लान किया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो 389 सीटें डिसाइड की गई थी उसकी भी हमने चर्चाएं की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आवाज आ रही है पीछे? ये चल नहीं रही? पहले नहीं चल रही थी, अब नहीं चल रही? पहले भी नहीं चल रही थी क्या? वो तो चल रही है साइड वाली। ये कहां से चलती है? क्यों बुलाओ आप? आज ये और संकट है कि आज कोई एम्प्लॉई है या नहीं है। प्रधान है क्या? ठीक है, प्रधान को बुला लो आप। फोन नंबर फोन कर दो, किसी के पास नंबर है? नंबर है क्या? आप बुला के ले आओ उसको। या आगे आ जाओ ना, आप यहाँ आ जाओ। गया आगे आगे, ये सारे आगे वाले बेंच खाली पड़े हैं, आगे आ जाओ। अब आपने डिसाइड ये कर रखा है कि फला कोने में बैठने से मेरे समझ में आएगा, तो आपकी पर वो इच्छा जैसी। समझ का और जगह का मुझे लगा नहीं कोई बहुत ज्यादा संबंध होता है, लेकिन मेंटल ब्लॉक होता है एक। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने इलेक्शन तक की बात कर ली कि 292 पदों के लिए क्या हो गए इलेक्शन, उनमें कांग्रेस जीत गई। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान की बात नहीं मानी। तब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया कि मुझे अलग देश चाहिए, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का तात्पर्य हिंसा, तोड़फोड़, शक्ति और हिंसा के बल पे अलग राज्य की प्राप्ति। जब देश की स्थितियां खराब होने लगी तो माउंटबेटन ने कहा कि संविधान तो जब लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा, अपन वहां से रवानगी लेते हैं। तो रवानगी को सुनिश्चित करने के लिए जल्दी रवानगी को बहुत सारी ताकत देके और यहाँ एक व्यक्ति को वायसराय और गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए और अब हम माउंटबेटन प्लान कर रहे हैं। माउंटबेटन प्लान मार्च में आए 1947 में, और आते उन्होंने बहुत तेज गति से काम शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में इनको भारत की पूरी कहानी समझ में आ गई और जून 1947 इन्होंने अपना प्लान दे दिया। और जून 1947 में प्लान दे दिया कि अगले 2-1 महीने में हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। जहां क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो कह रहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। माउंटबेटन का कौन सा जून 48? हम कब छोड़ देंगे? अगस्त में छोड़ देंगे, 47 में। उससे 8-10 महीने पहले ही छोड़ देंगे, क्योंकि अगर यहाँ और टिके रहे अंग्रेज तो हिंदू मुस्लिम दंगे और तेज होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी किस पे आएगी? अंग्रेजों पे आएगी। अब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो बाद में यही कहेंगे हिंदू मुस्लिम खुद झगड़े थे, अंग्रेजों के पास उस टाइम पावर होती तो इसको रोक देते। तो अब अंग्रेज तो चले गए तो अंग्रेज क्या करे? ये तो खुद मूर्खताओं की वजह से लड़े। तो अंग्रेजों को यहां से भागने की जल्दी थी, इसलिए माउंटबेटन को भेजा गया था। तभी कई बार हम इस विवाद में फंस जाते हैं कि भारत आजाद हुआ या भारत को आजाद किया गया। ये है, अभी पता चल जाएगा भारत आजाद हुआ या किया गया।
माउंटबेटन प्लान जून 1947, इसको जून में आया, इसके लिए जून प्लान बोलते हैं। माउंटबेटन को डिक्की बर्ड भी बोलते हैं, इसको इसलिए इसको कौन सा प्लान बोलते हैं? डिक्की बर्ड प्लान भी, इसका नाम एक और है। दूसरा इसको बाल्कन प्लान बोलते हैं। बाल्कन प्लान पूर्वी और उत्तरी पूर्वी यूरोप के अंदर, पूर्व की दिशा में, रशिया के साइड में एक पर्वत श्रृंखला है बाल्कन। यह ना बहुत ही छोटे छोटे राष्ट्र है, अल्बानिया, रोमानिया, ये बुल्गारिया, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे राष्ट्र। यहां इन छोटे राष्ट्रों को भारत में कैसे लागू किया जाए? जैसे कि उत्तरी पूर्वी यूरोप के छोटे छोटे जितने टुकड़े हैं वैसे टुकड़े भारत में कैसे किए जाए? तो इस माउंटबेटन प्लान में लिखा हुआ था कि इस देश के दो भाग होंगे, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। अब रह गई 562 देशी रियासतें। इन देशी रियासतों का क्या होगा? तो ये कहा गया कि देखिए, जो देशी रियासत है ये अपने आप में ऑटोनोमस है, अपने आप में स्वायत्त है। इन 500 देशी रियासतों के जो राजा है और जो ब्रिटेन का राजा है या ब्रिटेन का रानी कह लो, इनके आपस में सीधे समझौते हैं, जिनका भारत और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इनका सीधा जुड़ाव, ये भी राजा और ये राजा, इनके आपस के जुड़ाव है। तो ये राजा जाएगा तो इनके जाते राजा कौन है? ये है। और इनके इलाके स्वायत्त और संप्रभु इलाके हैं। तो ये स्वायत्त और संप्रभु इलाके हैं, तो इनको आगे भी इन्होंने अपनी स्वेच्छा से समझौते किए ब्रिटिश राजा के साथ। अब ब्रिटिश राजा इन पे दबाव नहीं डाल सकता कि तुम या तो भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में, क्योंकि स्वायत्त और संप्रभु राजा, इनको कौन कह सकता है? अब ब्रिटेन का राजा चला जाएगा तो वापस वो समझौता भंग हो जाएगा उनका। अब ये वापस स्वायत्त हो जाएंगे, पूर्ण स्वायत्त। अब ये निर्णय करेंगे कि या तो ये भारत में जाए या ये पाकिस्तान में जाए या फिर ये स्वतंत्र हो जाए। तो इसका तात्पर्य इस देश में कितने देश बनेंगे फिर? 562 तो ये बनेंगे और 2 ये बनेंगे। कितने बनेंगे? 564 देश बनेंगे। इस प्लान को हम कौन सा प्लान बोलते हैं? बाल्कन प्लान। इतने टुकड़े होने पे क्या होता है? फिर ये टुकड़े आपस में लड़ेंगे, इनमें सब में गृह युद्ध होंगे, जातीय युद्ध होंगे, धार्मिक युद्ध होंगे। कभी भी इस देश में, इस क्षेत्र में शांति नहीं आएगी। यूरोपीय यही तो चाहते हैं कि जब हम छोड़ भी जाए ना तो पीछे से भी शांत, जब हम थे तब भी ये शांति से नहीं रहने दिया और हमारे के जाने के बाद भी शांति से नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये शांति से रहेंगे तो प्रोग्रेस कर जाएंगे, और प्रोग्रेस करते और आंखें किसे दिखाएंगे? अपनी पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों को कि आपने हमारे साथ बुरा किया था। इसलिए इनको हमेशा कौन सी स्थितियों में रखो? बुरी स्थितियों के अंदर रखो। ये था बाल्कन प्लान। माउंटबेटन ये चाहता था, लेकिन ये नेहरू के इनके समझ में आ गया, इसलिए उन्हें रियासतों को मौका ही नहीं दिया स्वायत्त होने का। बुढ़ा पर चाह के ठोक पीट के कहां मिला लिया? देश के अंदर मिला लिया। बाकी प्लान तो ये था। अब माउंटबेटन प्लान में ये कहा गया कि कितने देश होंगे? 2, भारत और पाकिस्तान। गांधी जी ने कहा कि अगर ये विभाजन हुआ तो किस पे होगा? मेरी लाश के ऊपर होगा, देह के ऊपर होगा। कह तो दिया, गांधी जी ने भावुक हो गए। बाद में मौलाना आजाद और गांधी जी ये दोनों माउंटबेटन से मिलना शिमला गए। आजाद और ये दोनों वैसे बड़ी बड़ी फेंकते हुए जा रहे हैं। गांधी का मैं ये कर दूंगा, माउंटबेटन के ये कर दूंगा। वो कहा बिल्कुल गांधी जी आप कुछ भी कर सकते हो, इस टूटन को सिर्फ आप बचा सकते हो। जब बाहर आए ना वहां से तो गांधी जी बोला गड़बड़ हो गई यार, बहुत ही अच्छा प्लान है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो आजाद ने कहा ऐसा क्या हुआ? तो गांधी जी सच्ची बात थोड़ी बताएगी हुआ क्या। माउंटबेटन ने तरीके से समझा दिया कि आप का अब कांग्रेस में वजूद नहीं है। वो दिन गया जब आपने 1930 के आसपास ये कह दिया था कि मैं एक धूल के कण से भी क्या खड़ी कर सकता हूँ कांग्रेस। अब तो आपको खुद को खड़े होने के लिए भी 2 आदमी चाहिए, क्योंकि आप बूढ़े हो गए ना। अब आपको खड़े करने के लिए 2 आदमी चाहिए। अब आप कांग्रेस खड़ी नहीं कर सकते। और कांग्रेस पे आधिपत्य किसका हो गया है?
नेहरू का और तिलक का। और सारे कांग्रेसी सत्ता की भूख की वजह से किसके साथ लग गए? इनके साथ। आप कहते हैं सत्ता त्यागो, त्यागना कौन चाहता है? सब तो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, नकार खाने में तुत्ती बोलेगी। तो क्या करें? बोला चुप हो जाओ, ये कह दो मैं भी क्या करता हूं, समर्थन इज्जत बची रहेगी। वरना आप कहोगे विभाजन नहीं होना चाहिए और कांग्रेस विभाजन है स्वीकार कर लेगी और आपको बिल्कुल ही किनारे कर दिया जाएगा। अगर आपको लाइमलाइट में और माहौलची बना रहना है तो स्वीकार कर लो इस प्लान को। तो बाहर आते बोले कि मुझे ये प्लान है स्वीकार है। मौलाना आजाद बोला मेरे पैरों से नीचे से क्या खिसक गई? जमीन। तो मौलाना आजाद वो व्यक्ति था जिसने अंत तक भारत और पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने कर दिया, सब ने कर दिया। एक व्यक्ति और था, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी बोलते, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कहां का था? बलूचिस्तान का। दो एजेंसी ना, एक पूर्व वाली और एक पश्चिम वाली। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश था, पश्चिम में बलूचिस्तान था, जहां से अफगानिस्तान शुरू हो जाता है फिर बलूचों के ऊपर से। उसने कहा कि बाद में जनमत संग्रह हुआ, जैसे अपने यहाँ जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया वैसे बलूचिस्तान में जनमत संग्रह कराया गया। आप किसके साथ चाहते हो? तो उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। गफ्फार खान दरअसल गांधी का बहुत प्रिय व्यक्ति था। वो बोला हमें किसके आगे फेंक दिया गया? भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया। और आज भी बलूच वहां संतुष्ट है। बलूच आज भी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान में जो अलगाववाद, जैसे अपने कश्मीर भड़का हुआ है ना, वैसे वहां क्या भड़का हुआ है? बलूच। और पाकिस्तान ये आरोप लगाता रहता है कि बलूचों को भड़काने का काम कौन करता है? भारत करता है। तो सेम कश्मीर वाली समस्या पाकिस्तान में भी चल रही है बलूचों के साथ। तो ये माउंटबेटन प्लान आया। अभी माउंटबेटन प्लान आया, प्लान ऐसे इंप्लीमेंट थोड़ी होता है, माउंटबेटन थोड़ी इंप्लीमेंट कर सकता है। ये प्लान गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन की संसद ने इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या बनाया? एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया। क्योंकि ब्रिटेन, भारत में कोई भी चीज लागू करनी है तो कौन लागू करेगा उसको? वहां की संसद लागू करेगी ना, वहां का क्राउन लागू करेगा। संसद एक कानून बनाएगी, उस कानून के ऊपर वहां का राजा हस्ताक्षर करेगा, फिर वो यहाँ लागू होगा। तो माउंटबेटन प्लान को जमीन पे उतारने के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक कानून बनाया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जुलाई में, जून में ये प्लान गया, जुलाई में उसने एक कानून बना दिया। नॉर्मन डी पामर, देखिए मजेदार बात देखिए, नॉर्मन डी पामर ये कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद में आज तक इतनी तेजी से कोई कानून नहीं बना जितनी तेजी से कानून कौन सा बना है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। छोटा मोटा कोई चर्चिल वर्चिल बोला होगा, बाकी तो सबने ही कहा कि जल्दी से लाओ कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और बिना किसी बहस के अधिकांश लोग चुप रहे और यह अधिनियम पारित हो गया। क्यों हो गया? हाँ बताओ। क्योंकि अब अंग्रेज कहते हैं हमें भारत से जाना है। तो भारत, अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, वो पीछा छुड़ाना चाह रहे थे हमसे, और हम कह रहे हमने किसी पीछा छुड़वा लिया? अंग्रेजों से। ऐसा नहीं हुआ था। अब बताओ, हम आजाद हुए हैं कि हमें आजाद किया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम हमें वहां की संसद ने आजाद किया है कि अब तुम क्या हो? आजाद हो, तुम मुक्त हो। हम तो ये चले, हम तो जाते अपने देश। कई गांव चले गए आज, चलो कोई बात है ना, हम तो जाते अपने गांव, है ना, चलो। ऐसे राम राम करके गए थे वो, हमने भगाया नहीं था। भगाया था फ्रांसीसियों को वियतनाम ने मार के, भगाया था अंग्रेजों को अमेरिकन ने हरा के। यहां से हमने मार के नहीं भगाया था उनको, बल्कि ये छोड़ के स्वेच्छा से गए थे। हमारा मन भर गया है, अब यहाँ शोषण के लिए कुछ बचा नहीं है, तो हम जा रहे हैं। तो ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा, हम ये नहीं कहते कि देखिए परिस्थितियां तो भारतीयों ने तैयार भी तो की ना, कितना संघर्ष किया था। अंग्रेजों को पता चल गया था हम नहीं करेंगे तो भी क्या है, हमें ठोक के भगाएंगे, इससे अच्छा है कि हम अपने आप ही चले जाएं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें यह कहा गया कि अब भारत व पाकिस्तान दो कौन से राज्य बनेंगे? औपनिवेशिक राज्य बनेंगे।
औपनिवेशिक या अधिराज्य कह दो, औपनिवेशिक तो कॉलोनियल हो जाता है। ऐसा करते हैं, इसकी इंग्लिश करते हैं। मैं आपको दो इंग्लिश कराता हूं। दो प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कॉलोनियल स्टेट, एक होते हैं डोमिनियन स्टेट, और एक होते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। कॉलोनियल स्टेट कौन से होते हैं बताओ? वो स्टेट जो किसी देश का गुलाम हो, यूरोपीय शक्तियों के जो गुलाम थे ना, वो कॉलोनियल स्टेट। भारत 15 अगस्त 1947 से पहले क्या है? कॉलोनियल स्टेट है। फिर है 15 अगस्त 1947 से लेके और 26 जनवरी 1950 तक, बीच का ये एरिया है ना। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को और संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तब तक ये क्या है? डोमिनियन स्टेट है। डोमिनियन स्टेट को डोमिनियन कह देते हैं। इसका तात्पर्य है कि भले ही अंग्रेज छोड़ के चले गए 15 अगस्त 1947 को, तो ये जो पूरा एक बीच का अवधि है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक की जो अवधि है, तो 14 अगस्त को भारत कॉलोनियल स्टेट है। 15 अगस्त स्वतंत्र होते ही वो क्या बन गया है? डोमिनियन स्टेट बन गया है। और 26 जनवरी 1950 जब तक हमारा संविधान लागू नहीं है तब तक रहा ये। डोमिनियन स्टेट का तात्पर्य है कि अभी भी ये ब्रिटिश डोमिनेंस, ब्रिटिश प्रभुत्व के नियंत्रण में रहेगा। अभी भी भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कहां से आता है? ब्रिटेन से आता है। ब्रिटेन की महारानी हस्ताक्षर करती है। तो ये वैसा ही डोमिनियन स्टेट है जैसे डोमिनियन स्टेट आज भी 3 पाए जाते हैं इस संसार में। बताओ कौन कौन से पाए जाते हैं? वेरी गुड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वो वाला डोमिनियन स्टेट है ये भारत। ये गवर्नर जनरल वहीं से आता है। आज भी उन्हीं का एक भारत शासन अधिनियम 1935 है, बीच का ये जो 2.5-1 साल का है वो वहीं से, उसी से संचालित होता है। इसलिए भारत क्या है? एक डोमिनियन स्टेट है जिसका खुद का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वहां की महारानी चुन के भेजती है। फिर आ गया पोस्ट कॉलोनियल। पोस्ट कॉलोनियल वो होते हैं जो आजाद हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट कॉलोनियल। जो पहले कभी कॉलोनी थे अब कॉलोनी नहीं है। तो इसके कोई डेट मत डिसाइड करो। भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया है? पोस्ट कॉलोनियल। लेकिन पूर्व पोस्ट कॉलोनियल वो होते हैं जो आजादी के बाद के जो देश होते हैं, जो कॉलोनी नहीं है। तो भारत देखिए अब कॉलोनियल स्टेट नहीं है 15 को। 15 अगस्त के बाद जब 2 टुकड़े हो जाएंगे तो बताओ 2 क्या बनेंगे? तब 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे। ठीक है जी। अब ये 2 डोमिनियन स्टेट हो गए। इन डोमिनियन स्टेट के 2 गवर्नर जनरल होंगे। दो गवर्नर जनरल, दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। अब ये गवर्नर जनरल आएंगे कैसे? तो दोनों देशों की जो अपनी आजादी के बाद कैबिनेट बनेगी, वो कैबिनेट एक नाम फाइनल करेगी और वो नाम कहां जाएगा? ब्रिटेन की महारानी के, ब्रिटेन के मतलब क्राउन के पास। क्राउन कह लो या महारानी कह लो, राजा कह लो, ब्रिटेन के राजा के पास जाएगा और वो नाम फाइनल करेगा। कनाडा में ऐसे ही होता है। कनाडा में कैबिनेट क्या करती है? वो नाम फाइनल करती है कि ये हमारा गवर्नर जनरल होगा। फिर वो नाम होता तो एक ही है, लेकिन वो जाता किसके पास है? ब्रिटेन के राजा के पास। वो उस पर साइन कर देता है। हालांकि वो उसके पास नाम ही एक जाता है तो वो थोड़ी करता है, उसके पास काम सिर्फ साइन करना है। फिर भी साइन होने जाता कहाँ है? अल्टीमेट ब्रिटेन। तो कुल मिला के आज भी 15 अगस्त 1947 से लेके और 26 जनवरी 1950 तक भारत एक गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र तो कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को। तब तक भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन है बताओ? नहीं है भारत का गवर्नर जनरल।
ब्रिटिश क्राउन है भारत का, ब्रिटेन का राजा है भारत का, वो हेड ऑफ द स्टेट है। भारत का हेड ऑफ द स्टेट होता है 26 जनवरी 1950 को। आपके गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल तो खुद नियुक्त है किसके द्वारा? ब्रिटिश राजा के द्वारा। तो भारत का जो मुखिया है, राष्ट्राध्यक्ष है, शासन अध्यक्ष नहीं, गवर्नमेंट का हेड नहीं, हेड ऑफ द स्टेट वो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन वो नाम फाइनल करेगी। तो ऐसा एक नाम पहले किसका फाइनल किया गया? माउंटबेटन का। तो देश की आजादी के बाद भी माउंटबेटन ने यहां बैठा रहा 48 तक। उसके बाद फिर कौन आया? सी राजगोपालाचारी। तो ये 2 गवर्नर जनरल है देश की आजादी के बाद। तो ऐसे करके गवर्नर जनरल बनेगा। 2 पद समाप्त हो जाएंगे। एक तो जो भारत मंत्री है, जो वहां के कैबिनेट का सदस्य है, और दूसरा है कौन सा पद? वायसरॉय। ये 2 पद अब समाप्त हो जाएंगे। तीसरा ये है कि अब दोनों देशों के लिए क्या बनेगी? अलग अलग संविधान सभा। भारत की संविधान सभा अलग हो जाएगी और पाकिस्तान की अलग हो जाएगी। ठीक है जी, दोनों देशों के लिए अलग संविधान सभा बनेगी। रियासतों को छूट होगी कि वो भारत में भी मिल सकती है, और वो इसमें लिखा हुआ है वो किसी में मिल सकती है। रियासतों के साथ ये होगा, रियासतें स्वायत्त भी रह सकती हैं, भारत में भी मिल सकती है और पाकिस्तान। तो रियासतों के पास, देशी रियासतों के पास कितने रास्ते हैं? 3, भारत, पाकिस्तान और स्वायत्ता। हैदराबाद ने कहा मैं स्वायत्त रहूंगा, जोधपुर ने कहा कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर ने कहा कि मैं स्वायत्त रहूंगा, जूनागढ़ ने कहा कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। कुछ ऐसे परफेक्ट रियासतों को 3 ऑप्शन थे। तो किसी ने भारत में को चुना। 500 और शायद 62 थी ना, लगभग 3-4 रियासतों को छोड़ के, और बाकी सारी रियासतें किसके पास आई है? भारत के पास। 559 के आसपास है। 3 रियासतें वहां गई है, कोई सिंध और ये करके। ये था रियासती भारत। फिर इसके द्वारा एक बॉर्डर आयोग बनाया गया, रेड क्लिफ कमीशन। तो रेड क्लिफ आए और एक बॉर्डर कमीशन बनाया गया रेड क्लिफ ब्राउन की अध्यक्षता में। रेड क्लिफ ब्राउन को काम दिया गया कि जो भारत और पाकिस्तान का सांप्रदायिक विभाजन होगा धर्म के आधार के ऊपर, तो आपको 2 जगह सीमा रेखाएं खींचनी है। एक तो कौन से एरिया में? बंगाल वाले एरिया में, और एक पंजाब वाले एरिया में। तो ये आप सीमा रेखा खींचने का काम रेड क्लिफ को दिया गया। यानी राजस्थान वाली, ये ऊपर वाली, ये सारी रेखाएं, पंजाब के 2 टुकड़े और बंगाल के 2 टुकड़े, और भारत पाकिस्तान के मध्य आपको बताना है। तो क्या रेड क्लिफ रेखा सिर्फ भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत बांग्लादेश के बीच भी है? भारत बांग्लादेश के बीच भी तो यही रेखा है। तो रेड क्लिफ ब्राउन खींच के गया था। अब ऐसा कुछ कर दिया गया और ये कहा गया कि 14 अगस्त को तो पाकिस्तान आजाद हो जाएगा और 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाएगा। फिर ये और कहा गया, एक और मजेदार इसमें व्यवस्था की गई कि अब जब देश आजाद हो जाएगा तो अभी संविधान सभा ने संविधान लिखा ही नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई 1947 की, जब क्या आया है? भारत शासन अधिनियम। संविधान सभा बन गई थी जुलाई में और इसने काम करना शुरू कर दिया था 9 दिसंबर 1946 को। देश आजाद होता है दिसंबर कर गया, जनवरी 47 आ गया और देश आजाद हो रहा है अगस्त 1947 में। तो संविधान सभा काम तो कर रही है लेकिन अभी इसने संविधान लिखा नहीं है। तो जब तक संविधान नहीं लिखा जाएगा, पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा संविधान लिखने में, तब तक काम कैसे चलेगा। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह लिखा हुआ है कि जब तक इस देश का संविधान खुद नहीं बन जाता तब तक यहां का संविधान जो चलेगा वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा। भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 15 अगस्त 1947 को हम आजाद जरूर हो गए, लेकिन अब भी हमारे देश का संचालन किन कानूनों के तहत होता है? 1935।
संघ और राज्यों के संबंध कैसे होंगे, संघ कौन सी शक्तियां रखेगा, राज्य कौन सी शक्तियां रखेंगे, गवर्नर कैसे होंगे, ठीक है, गवर्नर जनरल कैसे होगा, गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियां होगी या नहीं होगी, ये जितने भी प्रावधान है सरकार के काम के, वो सारे 1935 वाले हैं। और इसके अकॉर्डिंग फिर हम कब तक काम करते रहे बताओ? जब तक कि हमारा संविधान बन के लागू नहीं हो गया। 26 जनवरी 1950, उससे एक दिन पहले तक 25 जनवरी 1950 तक हमारा देश किन नियमों के तहत चलता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलता है। अब आया मुद्दा कि अगर कोई संशोधन की जरूरत पड़ जाए, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो देश के लिए जरूरी है आजादी के बाद, और उनकी चर्चा भारत शासन अधिनियम में नहीं है, या भारत शासन अधिनियम में चर्चा तो है लेकिन देश की आजादी के बाद स्थितियां कुछ बदल गई है, उन्हें परिवर्तन करने की जरूरत है, तो कौन करेगा? और देश को तो दिल्ली कानून की जरूरत पड़ती है। अब देश तो आजाद हो गया ना 15 अगस्त को, तो ये कानून कौन बनाएगा इस देश में? तब ये कहा गया कि ये जो संविधान सभा है ना, ये एक काम और करेगी, ये संविधान लिखने के साथ साथ इस देश की क्या होगी? अंतरिम इंटरिम संसद होगी, ये संसद का काम और करेगी। तो संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 का अधिनियम ये लागू होते ही, और इस आजादी के बाद इसने कौन सा काम और शुरू कर दिया? अंतरिम संसद का। हालांकि अंतरिम संसद की जो पहली बैठक होती है उसको 2-3 महीने लग जाते हैं। ये कोई 17 नवंबर के आसपास जाके या अक्टूबर में कोई पहली बैठक होती है, लेकिन अंतरिम संसद कब से काम शुरू कर सकती है? 15 अगस्त 1947 से। और अंतरिम संसद में कौन बैठेगा? संविधान सभा। अब थोड़ी देर में आपको समझ में आएगी कि संविधान सभा क्या है और अंतरिम संसद क्या है। आइए बताओ, संविधान सभा है ये कब बन गई थी? जुलाई 1946 बनी है। काम कब शुरू किया? 9 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा, देश आजाद हो गया है, अब संविधान सभा चलो संविधान बना लेगी, लेकिन देश के लिए कानून कौन बनाएगा? भाई आप ये बताओ कि हमारी संसद रोज बैठती क्यों है? सैकड़ों कानून बनते हैं साहब, है ना, इसलिए वो बैठती है। तो अब आप देश के आजाद होते हैं, जो रोज डेली कानूनों की जरूरत पड़ेगी, सैकड़ों कानूनों के, संविधान में तो मूल कानून होते हैं, बाकी तो हम डेली बनाते हैं कानून, तो उसका काम कौन करेगी? तब का उसका काम संसद करेगी। संसद तो है ही नहीं कि आप संविधान सभा को क्या मान लो, संसद मान लो। तो संविधान सभा 2 काम करती थी, एक तो ये संविधान लिखने का काम करती थी, दूसरा इस देश के लिए जब कानून बनाती थी तब वो क्या कहलाती थी? अंतरिम संसद कहलाती थी। आगे इसके 3-4 स्टेप है, वो बाद में करेंगे, आप इतना ही समझ लो। तो ये सारा प्रावधान की हम जा रहे हैं, 2 टुकड़े करके जा रहे हैं, ये 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। कब तक? जब तक इनका संविधान लागू नहीं हो जाता। गवर्नर जनरल होंगे यहाँ, क्योंकि भारत मंत्री और वायसराय दोनों पद हम हटा रहे हैं। देशी राज्य है, अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग दोनों देशों की संविधान सभा होगी। संविधान सभा अंतरिम संसद भी होगी, और इस देश का शासन जब तक संविधान लागू नहीं होता कैसे चलेगा? 1935 के भारत शासन अधिनियम। और रेड क्लिफ ब्राउन महोदय आएंगे और ये दोनों के मध्य सीमा रेखा खींच देंगे। अब जब ये कहना कि दोनों देशों की संविधान सभा क्या होगी? अलग होगी, तब में संविधान सभा फिर अलग कर दी गई। अलग कर दी गई तो 2 जगह दोबारा चुनाव करवाने पड़े, पंजाब में और बंगाल के अंदर। वहां पुनः चुनाव हुए, टुकड़े हो गए ना, तो पुनः चुनाव हुए और दोनों की संविधान सभाएं अलग अलग हो गई। तो भारत की संविधान सभा का स्ट्रक्चर बदल गया, और स्ट्रक्चर बदला कैसे? स्ट्रक्चर ऐसे बदल गया, जो कुल सदस्य संख्या थी, जो पहले 389 थी, अब कितनी हो गई है? 324 हो गई है। कब से कब तक 389 थी? जुलाई 1946 से कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त देश आजाद हो गया तो पाकिस्तान में चले गए, तब सदस्य संख्या कम हो गई, 324 रह गए। इन 324 में से 232 कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से, जो 9 प्रांत है वहां से आएंगे। उसके बाद 89 कहां से आएंगे? देशी रियासतों से, और 3 आएंगे चीफ शिप से, क्योंकि एक चीफ शिप कहां से रहेगी? बलूचिस्तान वाली, पाकिस्तान में। भारत में 3 चीफ शिप रहेगी, दिल्ली,
अजमेर मेरवाड़ा और कर्नाटक वाला कुर्ग, ये 3 चीफशिप रह गई। तो 232 ब्रिटिश नौ प्रांतों से, 89 देसी रियासतों से और 3 चीफशिप, टोटल कितने सदस्य रह गए हैं? 324 सदस्य। फिर 324 सदस्यों ने मिलकर और भारत का संविधान तैयार किया। अब हम देखते हैं कि भारत का संविधान कैसे निर्मित हुआ। इन 324 सदस्यों ने काम शुरू किया और राज्यसभा ये कहती है कि इन्होंने मिलके कुल कितने अधिवेशन किए? 11 अधिवेशन किए। और 11वां जो अधिवेशन हुआ ना, वो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन हमने क्या किया? संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और क्या कर लिया? अधिनियमित कर लिया। हमने इसको स्वीकार कर लिया, आत्मा से, अपने अंग से लगा लिया और अधिनियमित कर लिया। अब अगर हम इसकी पहली बैठक से देखें तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, जून में तो प्लान आता है, कैबिनेट मिशन कब आता है? मार्च में भारत आता है। वो जाके जून में अपनी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट को अकॉर्डिंग चुनाव कब करवाए जाते हैं? जुलाई 1946 में। 46 में संविधान सभा बन जाती है, लेकिन बैठक नहीं होती। प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, उसमें कितने लोग भाग लेते हैं? 207। बैठक है ये। जो सेशन चलता है, जिसको हम अधिवेशन कह रहे हैं, अधिवेशन एक दिन में नहीं होता। अधिवेशन होता है कि एक निश्चित डेट को जब तक कि उसको स्थगित नहीं किया जाता, वो क्या कहलाता है? एक अधिवेशन। पहला अधिवेशन 9 को शुरू हुआ था और 23 तारीख तक चला था। 9 से 23 दिसंबर तक प्रथम अधिवेशन हुआ। तो ऐसे करके टोटल कितने अधिवेशन हुए? 11। अगर 9 दिसंबर 1946 से लेके और कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। अगर हम इसको यहां तक माने तो फिर संविधान सभा ने काम किया 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन? 18 दिन। लेकिन देखिए, संविधान सभा ने संविधान का काम तो पूरा कर दिया है, इसको आत्मार्पित कर दिया है, स्वीकार कर लिया, ये है। लेकिन अभी भी संविधान सभा है ना, वो बनी हुई है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इस हिसाब से अगर हम दिन देखें तो ये 12वां अधिवेशन हो गया, 26 नवंबर के बाद से लेके और 24 जनवरी 1950 को। तब ये इसमें टाइम लगता है 3 साल 1 माह और 16 दिन। ये कराने इसलिए जरूरी है कि आजकल इसी को इंटेलिजेंस माना जा रहा है ना। ये फालतू के इतने दिन, इतने ये संविधान में लाखों चीजें अच्छी अच्छी पूछने के लिए, वो नहीं पूछेंगे। सबसे ज्यादा कहाँ के सदस्य थे, औरतें कहाँ की ज्यादा थी, फलानी औरत कहाँ से आई थी। मतलब संविधान का तात्पर्य क्या कर दिया गया? तथ्यात्मक ज्ञान। समझ नहीं होनी चाहिए आपके, आप तो रटने पे जितना जोर दे सकते हो वो, और फिर ऐसा तथ्य पूछेंगे जो बच्चों को पता नहीं। पीछे शोर तो मचा है, क्या आपका थोड़ा सुधार हो जाए। 24 जनवरी 1950 तक ये हुआ। लेकिन राज्यसभा की तो वेबसाइट कहती है कि इसको कितना टाइम लगा? 11 अधिवेशन हुए तो इतना, 12 अधिवेशन हुए तो 3 साल ये हुआ। अब देखिए, ये संविधान तैयार हो गया। अब संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। अब जब संविधान तैयार हुआ ना, 26 नवंबर 1949 को जो हमने संविधान देखा, जो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, उसमें फिर वो ही है कि इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ये सबको पता है। कितने अनुच्छेद है?
395 आज भी इतने, 396 नंबर पे कुछ भी दर्ज नहीं है, बीच में से गायब भले ही हो गए होंगे। और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। कई बार क्या है कि जो ये अनुच्छेद होते हैं, इन अनुच्छेद ये कुछ भारी हो जाते हैं, तो इनके मुद्दों को अलग और व्यापक रूप से समझाने के लिए संविधान में क्या जोड़ी जाती है? शेड्यूल, लिस्ट अलग जोड़ दी जाती है। शेड्यूल होता है लिस्ट, उस लिस्ट में बहुत सारी चीजें लिखी होती है या कोई चीज को व्यापक रूप से समझाया होता है, वो अनुसूचियां होती है। बाद में इन्हीं अनुसूचियों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? 12। लेकिन मूल संविधान में तो अनुसूचियां 8 थी। 395 अनुच्छेद थे, इसके 22 भाग थे। अब ये जो 395 अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों के साथ ये हुआ कि हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 394, और ये भाग 22 में है। जो संविधान का अंतिम भाग है भाग 22, उसमें 3 अनुच्छेद है, 393, 394 और 395। अब ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भाग 22 में है। अनुच्छेद जो 393 क्या कहता है? अनुच्छेद 393 ये कहता है कि ये जो भारत का संविधान है ना, इसका छोटा नाम क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इतने नाम होगा, भारत का संविधान। कोई गणतांत्रिक भारत का संविधान या कुछ नहीं है, कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये लिखा हुआ है 393 में। फिर आ गया 394 में, क्या लिखा हुआ है? 394 में ये लिखा हुआ है कि इस संविधान के 15 अनुच्छेद, और मैं खुद 394 और 15 अन्य, क्योंकि मैं खुद लागू होऊंगा तभी तो ये 15 लागू होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये 15 अनुच्छेद लागू होंगे, तभी लागू होंगे जब मैं पहले खुद लागू होऊंगा, फिर ये लागू होंगे। तो ये 394 कहता है एक मैं और 15 और अनुच्छेद, टोटल कितने अनुच्छेद? 16। ये 16 अनुच्छेद लागू हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को, और बाकी जो संविधान लागू होगा वो होगा 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा? अनुच्छेद 394 ये कहता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवर्त होगा, इन्फोर्स होगा। और बाकी 16 अनुच्छेद हैं, ये कब इन्फोर्स हो जाएंगे? 26 नवंबर 1949 को। बाकी ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। ये अभी लागू करना जरूरी है। अब हम सारे तो नहीं करेंगे, सारे तो लिखे हुए हैं, आपकी इच्छा तो कर लें आप। लेकिन कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे थे जो लागू हो गए कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को टोटल कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16। अब ये लिखे हुए कहां है 16 अनुच्छेद कि ये 16 अनुच्छेद लागू होंगे, जिसमें वो कहता है एक मैं स्वयं और 15 और। 394 में लिखे हुए हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कि ये 15 लागू होंगे, और साथ में लिखा मैं भी लागू होऊंगा, क्योंकि मैं लागू होऊंगा तभी तो ये 15 लागू होंगे। और फिर आगे लिखा हुआ है कि बाकी कब लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को। ये 16 है, उसमें कुछ तो है नागरिकता वाले, 5, 6, 7, 8 और 9। नागरिकता भाग 2 में। उसके बाद है राष्ट्रपति की शपथ। तो गणतंत्र बनेगा तो राष्ट्रपति को पहले शपथ लेनी पड़ेगी, तभी तो गणतंत्र बनेगा भारत। जब वो शपथ लेगा, सबसे पहले थोड़ी बनेगा, तो ये तो पहले ही लागू करना पड़ेगा, गणतंत्र बनने से पहले ही। कब? अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ। इसके बाद है जो निर्वाचन से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 324, और एक है आप ये अंतरिम संसद। अंतरिम संसद
379। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है संसद का प्रावधान कहां से कहां तक है और अंतरिम संसद कहां है, बताओ। अंतरिम संसद है 379 में। ये अंतरिम संसद क्या है? तो संविधान सभा तो कर ही रही है ना काम। संविधान सभा तो कर ही रही है, अंतरिम की क्या जरूरत है? तो अपन ऐसा करते हैं, इस अंतरिम संसद के झगड़े को यहीं समाप्त कर देते हैं। कि अंतरिम संसद बार बार अपने साथ दिक्कत पैदा कर रही है, तो एक बार छोड़ देते हैं। अंतरिम संसद का तात्पर्य यह है कि अब किसका काम पूरा हो गया है? संविधान सभा का। अब वही संविधान सभा क्या बन जाएगी? अंतरिम संसद बन जाएगी। अब ये कैसे हो गई? तो थी ना पहले, ये पहले थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अब वो थोड़ी है, अब तो भारत का खुद का संविधान लागू होगा। तो भारत का संविधान कह रहा है कि अब संविधान सभा क्या बनेगी? अंतरिम संसद। देखो दोनों में अंतर है। अंतरिम संसद दो प्रकार की है। एक तो कौन कह रहा है? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 15 अगस्त से लेके और जब तक इस देश का संविधान नहीं लागू होता तब तक अंतरिम संसद का काम कौन करेगी? संविधान सभा। बाद में संविधान सभा खुद का संविधान बना लेगी, वो डिसाइड करे ना अंतरिम संसद कौन होगी। तो फिर हमारी संविधान सभा ने संविधान में लिखा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक अंतरिम संसद कौन रहेगी? संविधान सभा। तो ये अंतरिम संसद कब तक चलती रही? अप्रैल 1952 तक। संविधान सभा का काम समाप्त हो गया है, अब उसे सिर्फ एक काम शुरू कर दिया। कौन सा? अंतरिम संसद का। फिर समझ लेंगे इसको, अभी कंफ्यूज है। एक बार अंतरिम संसद को यहीं छोड़ देते। अंतरिम संसद, उसके बाद कुछ ऐसे प्रावधान है जो कौन से है? आपातकालीन प्रावधान, ये लागू किए गए। ऐसे करके और कुछ 16 लागू हुए। अब हमारे पास है अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 395 ये कहता है कि जैसे ही 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हो जाएगा? संविधान लागू हो जाएगा। उस दिन 2 अधिनियम गायब हो जाएंगे। कौन कौन से 2 अधिनियम? एक भारत शासन अधिनियम 1935 और एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये दोनों गायब हो जाएंगे। लेकिन भारत जो प्रिवी काउंसिल का जो अधिनियम है वो नहीं होगा। वो तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाएगी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट शुरू नहीं हो तब तक वो नहीं होगा। तो देखिए 2 अधिनियम तो चले गए। कौन कौन से? 1935 वाले। तो कौन सा कहता है? लास्ट वाला अनुच्छेद ये कह रहा है, अंतिम अनुच्छेद, कि अब वे दोनों गायब हो जाएंगे। खुद का संविधान बन गया ना, खुद का संविधान लागू हो जाएगा। तो न तो हमें 1935 की जरूरत है और नहीं हमें 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम की जरूरत है। क्योंकि 1947 का अधिनियम ये कहता है कि भारत डोमिनियन होगा। लेकिन अगर हम 1947 को मान लें तो उसके बाद भी भारत क्या होगा? डोमिनियन। तो हम 1947 को खत्म करेंगे। तो 1947 के प्रावधान खत्म, 1935 के प्रावधान खत्म, क्योंकि भारत ने खुद का संविधान तैयार कर लिया। अब खुद के हिसाब से चलेगा। तो ये दोनों खत्म कर दिए गए। लेकिन एक था भारत का प्रिवी काउंसिल वाला। प्रिवी काउंसिल का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट कहां लगती थी? हमारी ब्रिटेन में लगती थी, प्रिवी काउंसिल जिसको कहते थे। अब जब तक भारत की सुप्रीम कोर्ट शुरू नहीं होगी तब तक ये समाप्त नहीं होगा। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाएगी ये क्या हो जाएगा? समाप्त। ये लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं हटा, बाकी वो दोनों तो हट गए। प्रिवी काउंसिल वाला रह गया। तो उसमें 3 चीजें लिखी हुई है, आज डायरेक्ट में जाके पढ़ना। तो आज आप जब घर जाके पढ़ोगे तो अनुच्छेद 393, 94 और क्या पढ़ेंगे? 395। 393 है भारत के संविधान का एक संक्षिप्त नाम, भारत का संविधान। 394 में है कि 16 अनुच्छेद तो लागू होंगे 26 नवंबर 1949 को, और बाकी सारा संविधान बच गया वो लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। 395 में कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू होगा अब पुरानी सारी चीजें अंग्रेजों वाली हट जाएगी। 1935 और 1947 वाली वो हट जाएगी। फिर बाद में 394 में और भी जोड़ा गया। 394 में 394 ए जोड़ा गया।
इसके 3 पार्ट है 394 में, ए बी और सी। ए के खुद के 2 पार्ट है, ए और बी। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति है ना, जो मूल संविधान है उसके कितने भाग वो है इंग्लिश में है, तो उसका क्या करवाएगा, वो हिंदी करवाएगा और उसका प्रचार करवाएगा, हिंदी करवा के प्रचार। तो संविधान की हिंदी करवाने का जो अथॉरिटी दी गई है, शब्द देखना उसमें क्या लिखा हुआ है, वो शब्द याद रखना। प्राधिकार है ये। प्राधिकार क्या होता है, अथॉरिटी। ये वर्क सौंपा हुआ है, ड्यूटी है या अथॉरिटी है उसकी, ये उसके पास प्राधिकार है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास ड्यूटी नहीं है, उसका कर्तव्य नहीं है, बल्कि अथॉरिटी है कि वो उसका क्या करवाएगा, हिंदी में पाठ। अथॉरिटी होती है ताकत यानी सत्ता। तो भारतीय संविधान का इंग्लिश से हिंदी करवाने का प्राधिकार यानी अथॉरिटी यानी सत्ता किसके पास है, राष्ट्रपति। वो हिंदी करवाएगा और उसका प्रकाशन करके प्रचार प्रसार कराएगा। ये 394 ए में लिखा हुआ है। तो आज ये 3 अनुच्छेद आप डायरेक्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप 379, ठीक है। राष्ट्रपति की शब्द में आप पता है, बाकी सब जानते हैं, ये पढ़ लेना। इसके आसपास की कुछ और इच्छा है तो पढ़ लेना, 379 के आसपास या जितने भी लागू किए गए थे उनको एक बार देख लेना। ऐसे ही करके तैयार होता है। जितने भी लागू किए गए ना जो अनुच्छेद, उनको आप देख लेना एक बार, ये जो 15 अनुच्छेद है इनमें क्या था। तो ऐसे करके 11 अधिवेशन हुए, या कितने अधिवेशन हुए, 12। 26 जनवरी 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक की चर्चाएं कर ली है। ये थे हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम संविधान सभा के बारे में, जो संविधान सभा में जो बहस हुई वो क्या है, उस सब की चर्चा करते हैं। हालांकि इसके ऊपर बहुत भारी भारी किताबें लिखी हुई है, क्यों रोज लिखा जाता था, आज किस मुद्दे पे चर्चा हुई है, संविधान सभा में बहस। तो संविधान सभा में, जिसे कि नेहरू जी ने एक राह पर चल पड़ा राष्ट्र कहा है, या इस संविधान सभा को नेहरू जी ने क्या कहा है, चलायमान राष्ट्र कहा है। चलायमान राष्ट्र या राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र, जो अपनी राह पे चल पड़ा है। क्या संविधान सभा थी वो संप्रभु थी क्या, ये बताओ आप। पंद्रह अगस्त 1947 को हमारी संविधान से हमारे देश की स्वायत्त होती क्या हो गई, संप्रभु हो गई। उसके बाद हमने वो नहीं किया जो हमें अंग्रेजों ने कहा था, हमने वो किया जो हम चाहते थे। तो 15 अगस्त 1945 से हमारी संविधान सभा संप्रभु हो गई थी। और अब ये है चलायमान राष्ट्र या राह पर चल पड़ा राष्ट्र, ये किसने कहा है, नेहरू। इस विधान सभा में अब जो भी बहस हुई, वो सबसे जो कम बहस और आसानी से जो मुद्दा पारित हुआ वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इस मुद्दे पे सबसे कम बहस हुई। हालांकि मौलाना आजाद ने यह कहा कि इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को कितने साल के लिए टाला जाए, एक बार 15 साल के, एक बार सिर्फ इलीट्स को ही मौका दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीतिक अधिकार और वोट के अधिकार का प्रयोग कैसे किया जाए। धीरे धीरे लोग शिक्षित हो जाएंगे, जागरूकता आ जाएगी ना, तब सब लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। लेकिन आजाद के अलावा अधिकांश लोगों का नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी लोगों को क्या मिलेगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये वो है जो सबसे आसानी से पारित हुआ, और जो सबसे कठिनाई से पारित हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा बहस हुई, और वो था भाषा का मुद्दा, कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरे देश के लोगों को आपस में जोड़ती है और राष्ट्र निर्माण का काम करती है। तो भारत में ऐसी किसी भाषा के ऊपर संविधान सभा के सदस्य एकमत नहीं हो पाए। जहां उत्तर भारत के नेता ये चाहते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, वहीं द्रविड़ नेता और दक्षिण के नेता ये चाहते थे कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी नहीं जाए, हमारे इंग्लिश समझ में आती है, स्थानीय भाषाएं समझ में आती है।
तो स्थानीय भाषा इंग्लिश वर्सेस हिंदी का झगड़ा हुआ, तो एक तरफ स्थानीय भाषा इंग्लिश होगी, एक तरफ कौन खड़ी हो गई, हिंदी। तो फिर इस पूरे मुद्दे को समाधान करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, मुंशी आयंगर समिति, और इस समिति के सुझाव के ऊपर इस मुद्दे को सुलझाया गया कि इस देश में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, और राजभाषा कौन होगी, हिंदी। और जब तक हिंदी का पूर्ण विकास नहीं हो जाता तब तक हिंदी की जगह कौन से यूज की जाएगी, अंग्रेजी। अंग्रेजी प्रतिस्थापित रहेगी। तो राजभाषा है, धीरे धीरे आविष्कार, राजभाषा है सरकार की भाषा, राजकीय भाषा, यानी सरकारी काम होंगे वो किस भाषा में होंगे, हिंदी में। लेकिन जब तक हिंदी पूर्णतः प्रचारित प्रसारित नहीं होगी तब तक इसका सब्स्टिट्यूट कौन सी भाषा रहेगी, अंग्रेजी। और ये अंग्रेजी फिर हर हम बढ़ाते रहते, तो अभी तक सब्स्टिट्यूट कौन, सब्स्टिट्यूट चल रहा है, मेन चल ही नहीं रहा। अब न्यायालय की भाषा अधिकांश की इंग्लिश, अधिकांश अफसरों की जो भाषा चलती है वो अंग्रेजी के अंदर, अधिकांश जो सेक्टर हमारे जो डायरेक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट उनमें इंग्लिश चलती है, हिंदी चलती ही नहीं है। तो हिंदी है राष्ट्रभाषा भी नहीं बन पाई और हिंदी कोई ढंग से राजभाषा भी नहीं बन पाई, नहीं करते हम हिंदी में काम। बीजेपी आ गई 10 साल से, कहाँ हुआ है कुछ भी हिंदी। तो ये संकट है। तो ये भाषा का मुद्दा था, मुंशी आयंगर। अब हम चर्चा करते हैं, एक अमेरिकन विद्वान है बहुत बड़े, ग्रेनविल ऑस्टिन, उनको शायद पद्मश्री भी मिला हुआ है, ग्रेनविल ऑस्टिन। भारतीय संविधान के सबसे बड़े टीकाकार माने जाते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। देखिए भारत के संविधान के बारे में जितना ज्ञान विदेशियों को तो भारतीयों को है नहीं। दरअसल ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा इनके बारे में क्या कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन की एक पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आजकल ये हिंदी में भी मिलती है। कॉर्नरस्टोन फॉर ए नेशन, ये यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। एक पुस्तक और लिखी हुई है ये सब जगह, कॉर्नरस्टोन फॉर ए नेशन, आगे आ जाएगी नहीं है तो। दूसरी पुस्तक है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन एक्सपीरियंस है कोई, वर्किंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डेमोक्रेसी ऐसा करके। तो ये दोनों किताबें तो याद करना, ग्रेनविल ऑस्टिन की, जो यूएस के बहुत बड़े विद्वान थे, जिनको शायद ये पद्म भूषण या कुछ मिला हुआ है इनको। ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा के ऊपर बहुत कुछ कहा है। इनका एक है कि भारतीय की जो संविधान सभा बहुत जोरदार थी और ये ना 3 आधार पे काम करती थी। आधार आपको याद रखने पड़ेंगे। एक था सर्वसम्मति, कंसेंसस। दूसरा था समायोजन, ये समायोजन में मैंने जो मिल रखा वो काटना है। और तीसरा था परिवर्तन के साथ चयन। ये आपको 3 चीजें याद रखनी है। समायोजन में मैंने जो आगे लिख रखा वो एक बार काटना पड़ेगा। तो मैं समायोजन क्या होता है ये बताऊंगा। सर्वसम्मति, चाहे संविधान सभा थी और चाहे संविधान सभा की समितियां थी, बताओ निर्णय करने का तरीका क्या होता है, बहुमत। अगर बहुमत साथ में है तो निर्णय हो जाएगा। लेकिन संविधान सभा ने और इसकी समितियों का जो अध्यक्ष होते थे तब तक निर्णय नहीं करते थे जब तक कि सारे लोग सर्वसहमत नहीं हो जाते थे। कितनी बड़ी बात है कि यहां तक इसकी समितियां भी निर्णय कैसे करती थी, सर्वसम्मति से। तब तक कोई भी निर्णय पारित नहीं किया जाता था जब तक कि अध्यक्ष सब लोगों को एकमत नहीं कर लेता था। फिर लास्ट में जो नाराज भी होते थे ना, अल्पसंख्यक, यानी किसी मुद्दा, अल्पसंख्यक यहां नहीं है, अल्पसंख्यक का तात्पर्य है कि जो किसी भी मुद्दे के ऊपर बहुसंख्यकों का साथ देने को तैयार है नहीं है। हो सकता है पटेल ने कोई बात कही तो ऐसे करते हैं 4 आदमी मान लेते हैं, एक पटेल है, एक अंबेडकर जी है, एक राजेंद्र प्रसाद, एक नेहरू है। अब पटेल ने कोई बात कही
और 2 आदमियों ने इसको स्वीकार कर लिया। नेहरू ने स्वीकार कर लिया, अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया, राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार नहीं किया। तो क्या ये बात पारित हो जाएगी क्या? नहीं। जब तक मनाया नहीं जाएगा राजेंद्र प्रसाद को, तब तक बात आगे। वो तीनों मिलके फिर उसको सेट करेंगे, या जो पटेल जी है वो कहेंगे देखिए ये मेरी बात है, अपने ऐसा चर्चा करते, वो समझाएंगे, फिर वो राज्य हो जाएगा, फिर चारों सर्वसम्मति से निर्णय करेंगे, कंसेंसस। तो ऐसे निर्णय किए गए। बहुत बड़ी बात होती है कि भारतीय संविधान सभा कैसे काम करती थी? सर्वसम्मति से, ग्रेनविल ऑस्टिन, समायोजन। समायोजन का तात्पर्य झगड़ते नहीं थे ये। समायोजन होता है, ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है वो आपस में तन के खड़े हो गए, हम तो बहुसंख्यक तुम अल्पसंख्यक हो, या फिर आर्य और द्रविड़ तन के खड़े हो गए, या सिखों को अलग कर दिया होगा, गुजरातियों महाराष्ट्रियों को अलग कर दिया होगा, या जो वकील थे वो सारे संविधान सभा के सदस्य हो गए, जो वकील नहीं थे वो एक तरफ हो गए, या फिर आदिवासी जो सदस्य थे उनको एक तरफ कर दिया, एससी वालों को एक तरफ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। क्या था? समायोजन। उत्तर दक्षिण का, द्रविड़ आर्य का, ठीक है, आदिवासियों का, पिछड़ों का और अगड़ों का, सबका क्या किया गया इसके अंदर? समायोजन। यानी झगड़ों को बढ़ाया नहीं गया, भांति भांति के जो फ्रैक्शन थे, विखंडन था, उस सामाजिक विखंडन के दर्शन कहां नहीं होते थे? संविधान सभा के अंदर। ये नहीं है कि हम तो ब्राह्मण है ये करेंगे, हम पिछड़ों को नहीं करेंगे, नहीं, सारे लोग मिलके काम करते थे। क्या था? एक उनके अंदर एक भाईचारा था, समायोजन था। ये होता है समायोजन। समायोजन का आगे लिख लो भाईचारा, बाकी काट दो जो भी लिखा हुआ। भाईचारे से काम किया इन्होंने। तीसरा था परिवर्तन के साथ चयन की कला। परिवर्तन के साथ चयन की कला का तात्पर्य है कि हमने बहुत सारे विदेशी जो संविधानों के प्रावधान हमने अडॉप्ट किए, लेकिन चयन तो कर लिया हमने बाहर के संविधानों का, लेकिन उनको अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या कर लिया? परिवर्तन। जैसे हमने उपराष्ट्रपति का पद है, इस संसदीय व्यवस्था में उपराष्ट्रपति का पद है, नहीं होता, लेकिन हमने उपराष्ट्रपति का पद रखा। और ये कहां से लिया? अमेरिका में। लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अपने अकॉर्डिंग ये चेंज कर लिया कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, हमने कहा ये संसद के द्वारा निर्वाचित होगा। तो ऐसे करके ना बहुत सारे प्रावधान लिए हमने, लेकिन उनको अपने अकॉर्डिंग परिवर्तित कर लिया। तो ये थी परिवर्तन के साथ चयन की कला। तो 3 आधारों पे संविधान सभा काम करती थी, सर्वसम्मति से, समायोजन से और परिवर्तन के साथ चयन की कला। तीसरा ये कहता है इस समायोजन के द्वारा, सर्वसम्मति के द्वारा और परिवर्तन की इस कला के द्वारा जब भारत एक संघ बनाना, भारत एक देश बना, तो वो एमिकेबल यूनियन था। तो भारत को एमिकेबल, ये शब्द याद रखना है, एमिकेबल यूनियन किसने कहा है? एमिकेबल होता है कैसा संघ? सुक्त संघ। इस संघ को कई बार हम अलग ले जाते हैं और इसको कोऑपरेटिव यूनियन कहते हैं। कोऑपरेटिव कौन सी होती है? सहकारी संघ। हालांकि सुक्त संघ का तात्पर्य एक साथ है आप, सहकारिता के समायोजन सहकारिता ही तो होती है, सर्वसम्मति सहकारिता ही तो है, सहकारिता होती है कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ। तो लेकिन इसका एमिकेबल की सही हिंदी होती है वो कौन सा होता है? सुक्त संघ। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा हुआ है कि कौन से विद्वान ने भारत को सुक्त संघ या कौन सा यूनियन बोला है? एमिकेबल यूनियन। वो है ग्रेनविल ऑस्टिन। उसके बाद ये एक शब्दावली का ग्रेनविल और यूज करते हैं। वो कहते ये जो आप पूरे है ना संविधान सभा देखें और संविधान सभा की पूरी कार्य करने का तरीका देखें, आपको 4 आदमी इसमें छाए हुए मिलेंगे। हर जगह ना ऐसे आपको वही दिखाई देंगे चारों तरफ। जैसे आपका एक लड़के और लड़की का रिश्ता होता है, तो बताओ एक ही आदमी सबसे ज्यादा दिखाई देता है, वो होता है बिचौला। हाँ, बाद में गायब हो जाता है, शादी होते अगले थे। आजकल बिचौलों की तरी है, तरी मतलब मजे हैं आजकल। तो लड़कियां क्या हो गई है? कम हो गई। तो आजकल सबसे ज्यादा तो इज्जतदार प्राणी है, वो कौन है? बिचौला है। बिचौला का महत्व वो जानते हैं जिनके पैरों में बुआई फटी है। जाके पाँव ने फटी बुआई वो क्या जाने पीर भराई। जो बिचौले के नाम पे हंस रहे हैं ना, वो कौन हंस रहे हैं? जिनकी शादियां हो चुकी है या
होने की उम्मीद है। जो ना उम्मीद है उनसे पूछो, बिचौला भगवान से कम भी नहीं होता। भगवान नहीं होता तो भगवान से कम भी नहीं होता। तीसरा है, उसको वो बोलते हैं राजनीतिक अल्पतंत्र, पॉलिटिकल ओलिगार्की। तो ये राजनीतिक अल्पतंत्र, फिर एक क्वेश्चन तैयार हो गया। दो तरीके से आ सकता है। पहले तो कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो राजनीतिक अल्पतंत्र शब्द का यूज किया, किस संदर्भ में? भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में। पॉलिटिकल ओलिगार्की, उसमें 4 सदस्य हैं जिनका नाम ये लेते हैं। उसमें से एक सदस्य है, वो है नेहरू, एक है पटेल, एक है प्रसाद। कौन से प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद। और एक है आजाद, मौलाना आजाद। ये चारों मिलके एक पॉलिटिकल ओलिगार्की बनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद। इन चारों की सबसे ज्यादा भूमिका है संविधान सभा के अंदर और संविधान निर्माण में। इसलिए इन चारों को ग्रैन्युल ऑस्टिन ने क्या कहा है? राजनीतिक अल्पतंत्र, पॉलिटिकल ओलिगार्की। यानी यहां इकट्ठे हो गया सब कुछ आके। फिर ये एक शब्दावली का और यूज करते हैं कि यहां एक घनिष्ठ त्रिकोण बन गया है। ग्रैन्युल ऑस्टिन कहते हैं एक घनिष्ठ त्रिकोण, घनिष्ठ त्रिकोण। और यहां से ये जो इतने सवाल है, इनमें से एक सवाल आएगा, घनिष्ठ त्रिकोण किसको बन गया है? ये कहते हैं कि आप इस पूरी संविधान सभा में देखिए और चारों तरफ देखिए, त्रिकोण कैसा है? इस देश में एक राजनीतिक दल है, इस देश में एक सरकार है, और इस देश में एक संविधान सभा है। छोड़िए, इस देश में एक संसद है। क्यों संसद संविधान सभा चलो एक मान लेते हैं, क्यों दोनों एक ही थे ना वो। फिर भी देख लीजिए, ये जिसको घनिष्ठ त्रिकोण कह रहे हैं, अपने इसको घनिष्ठ चतुष्कोण कह देते हैं। अपने छोटे विद्वान नहीं है ना, चतुष्कोण कहेंगे अपन इसको। कि इस देश में एक राजनीतिक दल है, कौन सा? कांग्रेस। इस देश में एक सरकार है, किसकी? पूरी सरकार उठा के देख लो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कौन है? कांग्रेसी। बताओ संविधान सभा में कौन है? कांग्रेसी। क्योंकि अधिकांश तो चले गए हैं कहां? पाकिस्तान में। अब कांग्रेसी बच गए यहाँ। और संसद में कौन है? अंतरिम संसद में, संविधान सभा संसद बनेगी तो वो अभी कौन बैठे हैं? कांग्रेसी बैठे। तो ये बहुत जोरदार बात कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय। तो किसने ये कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है? ये क्या कहना चाह रहा है ग्रैन्युल ऑस्टिन? संविधान सभा क्या है? संविधान सभा है कि इस देश में कितने दल हैं? एक ही दल है, और एक ही राजनीतिक दल है, उसी दल के लोग संविधान सभा में बैठे। तो संविधान सभा कितने दलों की निकाय है? ये एक ही दल का निकाय है। यानी संविधान सभा क्या है? कांग्रेस है। आगे आगे और स्पष्ट कर देते हैं, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही देश है। संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। देखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मुद्दे उठते हैं। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है किसकी? ग्रैन्युल ऑस्टिन की। कि संविधान सभा वास्तव में क्या है? कांग्रेस है। और कांग्रेस ही क्या है? भारत। यानी भारत का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कौन करती है? कांग्रेस। अगड़े हो, पिछड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, सामंत हो, किसान हो, पूंजीपति हो, मजदूर हो, रूढ़िवादी हो, उदारवादी हो, समाजवादी हो, सबका प्रतिनिधित्व समाज के प्रत्येक तबके का, औरत हो, पुरुष हो, किसमें है? भारत की पूरी झांकी आपको, विविध झांकी कहां दिखाई देती है? कांग्रेस में। और कांग्रेस ही कहां बैठी है?
तो संविधान सभा में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है कांग्रेस के माध्यम से। फिर बाद में ये बातें कैसे बदली, ये बातें ऐसे बदली, ये जो डायलॉग है ना कि संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, ये ऐसे बदली जब देवकांत बरुआ जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो 1974 में क्या कहते हैं, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। और आज मैं, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। और ये देखो मेरे नाम से आगे जाना चाहिए और मोदी जी तक बात पहुंचनी चाहिए। ये कही किसने, ये मैंने कहा, ताकि इतिहास में मेरा भी नाम दर्ज हो और मोदी जी की गुड बुक में मेरा नाम दर्ज हो। तो आज से इंडिया इज मोदी एंड मोदी इज इंडिया। और इससे आगे बढ़ के एक लाइन, मोदी ही भगवान है और भगवान ही। ठीक है, अब खुश हैं सब? भारत माता की जय। चलिए, हमने किसकी चर्चा की? ग्रेनविल ऑस्टिन की। चलिए देखिए यहां, अब चलो अब अपने संसद को घनिष्ठ त्रिकोण की चर्चा कौन करता है? घनिष्ठ त्रिकोण में कांग्रेस राज्य दल है, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस संविधान सभा है, और तीनों घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है आपस में। तो ये घनिष्ठ त्रिकोण है ये वाला। इस पे तीनों कोणों पे एक ही चीज बैठी है, कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस, चाहे वो सरकार हो, चाहे दल हो और चाहे संविधान सभा हो। तो ये हमने ग्रेनविल ऑस्टिन को पढ़ा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा ग्रेनविल ऑस्टिन का। अब ग्रेनविल ऑस्टिन कहता है कि 1787 का जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन था, उसके बाद अगर लोकतंत्र के लिए सबसे महान काम कार्य किया तो किसने किया? भारत की संविधान सभा ने किया। या तो तब एक लोकतंत्र का निर्माण हुआ था, या संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्माण अब हुआ है। तब से लेके भारत संसार के कितने नंबर का लोकतंत्र बना? 1 नंबर का, 150 करोड़ लोगों के साथ। तो ग्रेनविल ऑस्टिन। अब हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनकी चर्चा करें कि कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, ये तिथियां इतनी महत्वपूर्ण है जितनी चाय है, लेकिन है कहां? तिथियां तो अभी आ जाएगी सामने, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। तिथियों में चर्चा करते हैं सबसे पहले 9 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक। इस प्रथम बैठक में क्या क्या होता है? इस प्रथम बैठक में जो सदस्य आते हैं वो आते हैं 207। बाकी कहां है? बाकी 93 तो अभी फाइनली नहीं हुए। कौन से? देशी रियासतों वाले। और 73 जो सदस्य हैं मुस्लिम लीग वाले, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो कितने सदस्य आते हैं? 207 सदस्य प्रथम बैठक के अंदर। देखिए, अरे सुनो सुनो, तो मेरी भी सुन लो। जो 9 दिसंबर को फिर अधिवेशन शुरू होता है और 23 दिसंबर तक चलता है, इसको हम एक सेशन बोलते हैं। उस सेशन में बाद में 4 आदमी हो रहे थे अगली तिथियों में। तो उस टोटल सेशन के अंदर कुल संख्या तो कितनी है? 211। लेकिन पहले दिन कितने आते हैं? 207 ही आते हैं। सेशन में, प्रथम सेशन में 211 है, प्रथम बैठक में 207 है। 15 महिलाओं में से कितनी महिलाएं आती है? जितनी भी लिखी उतनी है। कितनी है? 9 लिखी हुई है क्या? हाँ, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। कितनी महिलाएं आती है? 9 नहीं, ऐसे बढ़ाना नहीं है तो आजकल ये तो पूछते हैं। ये सही लिखी हुई है, इसमें जितनी भी लिखी है वो है। दरअसल ये सर्च करके लिखी हुई है। राज्यसभा की जो मैंने हाजिरी रजिस्टर देखा उसमें कितनी औरतों ने साइन किया? 9 ने कर रखे हैं। ठीक है, इसमें तो यही तो था, इसीलिए तो जोर आता है इसको बढ़ाने में। 9 महिलाएं आई उस दिन। इस दिन सबसे ज्यादा जो सदस्य आए वो कौन से प्रोविनेंस के आए?
मद्रास के आए। हालांकि सबसे ज्यादा है कहां के, संयुक्त प्रांत यूपी के हैं, लेकिन आए कहां से सबसे ज्यादा है, मद्रास से आए। मद्रास वालों की उपस्थिति उस दिन सबसे अच्छी है। अब इस दिन काम क्या हुआ, इस दिन ये कहा गया, BN राव इसने सुझाव दिया कि देखिए कोई भी जब सभा लोगों का समूह बैठता है तो उसका एक हेड होना जरूरी है, एक स्पीकर होना जरूरी है। तब एक BN राव के सुझाव पे एक व्यक्ति को स्पीकर निर्वाचित किया गया कि ये हमारा स्पीकर होगा। तब तक होगा जब तक कि स्थायी प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। तो एक निर्वाचित अस्थायी सभापति चुना गया, स्पीकर चुना गया, अस्थायी सभापति। इसका मतलब अभी परमानेंट नहीं बना है, ये अस्थायी स्पीकर सभापति, नाम देखिए अस्थायी सभापति। और संविधान सभा ने इसका निर्वाचन किया। राय की BN राव ने कि देखिए मैंने फ्रांस और यहाँ के देखे हैं संविधान सभाओं को, वो क्या करते हैं, जो सबसे ज्ञानवान वृद्ध आदमी होते हैं ना, उसको स्पीकर बनाते हैं। तो किसको बनाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। किसके कहने के ऊपर, BN राव के सुझाव के ऊपर। सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद सच्चिदानंद सिन्हा। अब नाम BN राव ने कहा किसको, ये बातें बताई JB कृपलानी को। तो JB कृपलानी ने कहा कि आज जो हमारी संविधान सभा बैठ रही है पहले दिन, इसके सभापति तो आज कौन करेंगे, सच्चिदानंद जी सिन्हा करेंगे। तो प्रथम उसमें बोला कौन सबसे पहले, JB कृपलानी। JB कृपलानी उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो JB कृपलानी प्रथम वक्ता है। वक्ता होता है जो कोई बोलता है, एक होता है प्रवक्ता, स्पोक्समैन। स्पोक्समैन वो होता है जो अधिकृत रूप से ऑथेंटिक है कि संविधान सभा के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उनसे पूछिए। वो कौन होता है, प्रवक्ता। जब कहते हैं ना पार्टी ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है, तो पार्टी लाइन क्या है, किससे पूछते हैं हम, उससे प्रवक्ता से पूछते हैं। वक्ता अलग होता है प्रवक्ता। एक निश्चित दिन दो कुछ बोलता है वो वक्ता होता है कि आज आप वक्ता है, आप वक्ता, आप वक्ता है। प्रवक्ता तो स्थायी रूप से किसी चीज के ऊपर बोलता है, स्पोक्समैन। तो ये प्रथम वक्ता है। तो बताओ प्रवक्ता कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो वक्ता अलग होते हैं और प्रवक्ता, वक्ता तो एक दिन थोड़ा सा बोला कि हम इसको बना रहे हैं। प्रवक्ता है जो रोज बताएंगे कि संविधान सभा में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसका झगड़ा हुआ, कौन सा मुद्दा पारित हुआ। तो पत्रकार संविधान सभा के बारे में जब भी सवाल पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से। तो वो प्रवक्ता थे राजेंद्र प्रसाद, ये वक्ता थे JB कृपलानी। फिर सच्चिदानंद बोले यार मैं बंदा हूं थोड़ा बूढ़ा, तो मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। तो उन्होंने फिर फ्रैंक एंथनी, जो कि एक एंग्लो इंडियन है, फ्रैंक एंथनी, जबलपुर मध्य प्रदेश के और पढ़े लिखे आदमी है, LLB का रखे इन्होंने नागपुर से, फ्रैंक एंथनी। और ये आते हैं CP और बरार से, सेंट्रल प्रोविनेंस, संयुक्त प्रांत, सॉरी केंद्रीय प्रांत, सेंट्रल प्रोविनेंस और बरार से। इनको कहा कि ये होंगे अस्थायी उपसभापति, वाइस स्पीकर, अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथनी। इनको सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा ये होगा, तो इसको क्या किया उन्होंने, मनोनीत किया। तो सच्चिदानंद सिन्हा तो निर्वाचित हैं किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने इसने जैसे नाम पुकारा JB कृपलानी ने, सच्चिदानंद सिन्हा जी, सबने हाथ खड़े किए, हम राज्य हैं, तो उनका निर्वाचन हो गया। अब इसका नाम लिया किसने कि मैं इसको बनाता हूं उपसभापति अस्थायी रूप से, किसको, फ्रैंक एंथनी को। तो फ्रैंक एंथनी, पहले दिन ये काम हुआ। और इस दिन एक कमेटी और बनाई गई, वो था कार्य संचालन
नियम निर्माण समिति। ये देखिए बार बार संचालन तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए एक समिति बनाओ। और ये कितने सदस्य थी? 15। एक इसका अध्यक्ष, और ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? राजेंद्र प्रसाद। तो पहली बैठक में ये समिति और बनाई गई राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और इसमें एक औरत थी जी दुर्गाबाई। चलिए जी, इतने काम हुए पहली बैठक। ये तिथि महत्वपूर्ण है, 9 दिसंबर 1946। इतने काम हुए। प्रथम बैठक में 207 सदस्य आए। आने कितने थे? 389। आए हैं 207। तो आपने 389 थोड़ी 324 है 15 अगस्त 1947। और हम चर्चा कर रहे हैं उससे 8-9 महीने पहले की चर्चा कर रहे हैं। 15 औरतें थी कुल विधानसभा में, उसमें से कितनी आई उस दिन? 9। और सबसे ज्यादा आई मद्रास प्रांत से। BN राव ने सुझाव दिया, अस्थायी सभापति सच्चिदानंद को बनाया, अस्थायी उप सभापति बनाया गया फ्रैंक एंथनी को। और पहले दिन ने सभा ने काम किया। फिर ये अगले दिन और बैठी। अगले दिन कौन सी तारीख हो जाती है? 10 तारीख। तो एक बार इनको हटा देते हैं और चाय पे लेता हूं। नमस्कार।